नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे देश के राजनीति में नए नए दांवपेच और उठापटक देखने को मिल रही है। और ऐसी एक राजनीतिक भूचाल से जुड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां सचिन पायलट का विमान लगातार ऑटो पायलट मोड में चल रहा है। कांग्रेस आलाकमान बार बार पायलट के विमान को अपने एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग करवाने में लगा हुआ है, लेकिन पायलट का विमान अब कांग्रेस की रडार से बाहर जाता दिख रहा है। खबर आ रही है कि सचिन पायलट अब 11 जून को कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। 11 जून को उनके पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि होती है। आज हम चर्चा में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर सचिन पायलट 11 जून को क्या करने वाले हैं। वो नई पार्टी का ऐलान करेंगे या फिर पार्टी में रहकर ही चुनाव से पहले गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ाते रहेंगे, जैसा कि वो पिछले 3 साल से कर रहे हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले देखते हैं कि सचिन पायलट की नई पार्टी बनाने को लेकर यह खबर है क्या। दरअसल राजस्थान से लेकर दिल्ली तक ये कयास आज लगाए जा रहे हैं कि 11 जून को कांग्रेस नेता सचिन पायलट बड़ा राजनीतिक ऐलान कर सकते हैं। वो अपनी एक नई पार्टी बना सकते हैं। खबरों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान से नाराज सचिन पायलट एक नई पार्टी बनाने की घोषणा कर सकते हैं। खबर तो यह तक है कि सचिन पायलट की नई पार्टी का नाम प्रगतिशील कांग्रेस हो सकता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में 2 पार्टियां रजिस्टर्ड हुई थी। पहली का नाम था प्रगतिशील कांग्रेस और दूसरी राजस्थान जनसंघर्ष पार्टी के नाम से। अब ऐसा माना जा रहा है कि प्रगतिशील कांग्रेस के नाम से सचिन नई पार्टी बना सकते हैं। खबर यह भी है कि नई पार्टी के ऐलान के बाद सचिन पायलट मारवाड़ के इलाके से रथ यात्रा भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि अभी तक सचिन पायलट और उनकी तरफ से किसी ने भी नई पार्टी बनाने की पुष्टि नहीं की है। सचिन पायलट समर्थक मंत्री मुरारी लाल मीणा ने पायलट के नई पार्टी बनाने की चर्चाओं को आधारहीन बनाया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सचिन पायलट एक नई पार्टी बना सकते हैं। सोमवार को सचिन पायलट एमपी के सतना जिले में मेहर मंदिर में मां शारदा के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। 11 जून को सचिन पायलट के पिता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। 11 अप्रैल को पायलट का जयपुर में अनशन था। 11 मई को ही उन्होंने अजमेर से पदयात्रा का आयोजन किया। और बड़ा सवाल कि 11 जून को वो क्या करेंगे। यहां पर 11 तारीख का एंगल बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लंबे समय से नाराज चल रहे हैं पायलट, और आला कमान ने कई बार इन दोनों के बीच में सुलह की कोशिश की है। यहां तक कि 29 मई को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 4 घंटे तक मैराथन बैठक हुई थी। लेकिन बैठक के 2 दिन बाद ही 31 मई को सचिन पायलट ने कह दिया कि वो अपनी मांगों से समझौता नहीं कर सकते, यानी उनके बागी तेवर जो थे वो इस बैठक के बाद भी बरकरार रहे। तो सचिन पायलट 11 जून को क्या करने वाले हैं? क्या वो प्रगतिशील कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बनाएंगे या वो फिर कांग्रेस में रहकर ही अशोक गहलोत की नाक में दम करते रहेंगे? सवाल यह भी है कि अगर सचिन पायलट नई पार्टी बना लेते हैं तो इससे राजस्थान की सियासत में कितना बड़ा बदलाव आएगा। और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं समीर चौगांवकर, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक जाने माने संजय राणा। संजय राणा जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट का जो विमान है वो ऑटो पायलट मोड में है। अब वो ये विमान कहां पर लैंडिंग करेगा? नो मैंस लैंड, यानी नई पार्टी बनाएंगे वो, या बीजेपी के एयरपोर्ट पर, या वापस कांग्रेस के एयरपोर्ट पर? आपको क्या लगता है? नमस्कार। तो मैं पहले देखिए, ऐसा है कि जब हम सचिन पायलट साहब की बात करते हैं, तो सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में ही 2018 का चुनाव लड़ा गया था और उसके अंतर्गत लग रहा था कि शायद चीफ मिनिस्टर बनेंगे। फिर भी इनको बोला गया 2.5 साल बाद इनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। बहुत सारे प्रोमिसेस हुए और आपने देखा कि पिछले 5 साल से कितना उठक पटक चलती रही राजस्थान की पॉलिटिक्स में, और कई बार अपने जो उनके गतिरोध है उसको लेकर के वो हाई कमान, यानी जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी कह सकते हैं, उनके पास गए भी। राजेश पायलट जो एक पार्टी जो होता है, एक पार्टी का कार्यकर्ता, उसके नाते वो गए और काफी कोशिश की। जहां तक बात आती है 11 तारीख को जो उनके पिताजी की पुण्यतिथि है, देखिए पार्टी बनाना ना बनाना तो जैसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जा सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाकर के नंबर 2 के नेता बन जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वसुंधरा के आगे इनको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। काफी लंबी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और इनको कैसे ऑब्जॉर्व किया जाता है, क्या पोजीशन दी सकती, बड़ा चिंतन का विषय है। तो ये कहीं ना कहीं ये समस्या तो मध्य प्रदेश में भी थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में कहीं ना कहीं जगह मिल गई थी। तो क्या इस तरह का फॉर्मूला सचिन के लिए क्यों नहीं तैयार हो सकता था?
देखिए, जहां तक बात आती है केंद्र की और एमपी और राजस्थान की, अगर तुलना करेंगे तो मेंबर ऑफ सॉरी मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही थे, शिवराज जी। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं, नंबर 1। नंबर 2, इनको बिल्कुल अब्सॉर्ब किया जा सकता, भारतीय जनता पार्टी में सेंटर में लाया जा सकता, केंद्रीय नेतृत्व दिया जा सकता है। लेकिन हमें लगता है जो उनके तेवर है, उनके काम करने का तरीका है, जो उनका पार्टी लाइन है, जो उनकी सोच है, उसको देखते हुए लगता है वो हो सकता है नई पार्टी बना ले। और वो अगर पार्टी बनाते हैं, कुछ भी पार्टी बनाते हैं, हम ही नहीं कहते उसका बहुत ज्यादा बड़ा जनाधार होगा, लेकिन हाँ, जाट और जो गुर्जर समुदाय जरूर इनसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो वोट है, वोट जो कटुआ का काम करेंगे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को तो बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। आपने कई सर्वे भी देखे होंगे प्रखर जी, उस सर्वे वोटर का सर्वे भी बताता है कि बिल्कुल, तो आपने देखा होगा काफी सर्वे में जो दिखाया है कि कहीं ना कहीं इनके अगर अलग हटने से नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता। मैं तो समझ नहीं आ रहा कि ये कांग्रेस पार्टी या हाईकमान इनके विचारों पे चिंतन क्यों नहीं कर रहा है। माना कि आपने गहलोत साहब सीनियर नेता है, उनको आपने नेतृत्व दे दिया है, लेकिन इनको भी कुछ ऐसी जिम्मेवारी देनी चाहिए थी कि युवा फेस है, एक युवा चेहरा है जो कहीं ना कहीं एक वर्चस्व रखते हैं राजस्थान की पॉलिटिक्स में। नो डाउट, अगर हम संख्या की बात करें तो इनके पास 25 से 26 विधायक कह सकते हैं, बहुत ज्यादा 30 विधायक कह सकते हैं, लेकिन ये विधायक बढ़ भी सकते हैं, पावर आती है। देखिए, जिसके पास पावर होती है उसके पास बल भी ऑटोमेटिक आ जाता है। कोई रॉकेट टिकट वितरण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, टिकट वितरण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर टिकट वितरण में आपके समर्थकों को टिकट मिले तो निसंदेह आपके समर्थक विधायकों की संख्या बढ़ जाती है। हमारे साथ समीर चौगांवकर साहब भी हैं। समीर, आप राजस्थान पत्रिका के लंबे समय तक ब्यूरो चीफ रहे हैं, दिल्ली में राजस्थान की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। इस सचिन पायलट के इस पूरे राजनीतिक एंगल में 11 तारीख का एंगल बड़ा महत्वपूर्ण है। 11 तारीख को उन्होंने अनशन किया, फिर 11 अप्रैल को, फिर 11 मई को उन्होंने जो है वो पदयात्रा निकाली, अब 11 जून आ रही है। क्या कर सकते हैं इस 11 जून को? देखिए, सचिन पायलट अगला कदम क्या उठाएंगे, मुझे लग रहा है इसकी सब चिंता पिछले 3 साल से हो रही है। मुझे लग रहा है जब 2020 में उनको जब उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था और प्रदेश अध्यक्ष पद से भी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया था, उसके पास लगातार कार्यकर्ता राजस्थान के ये लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा। मुझे लग रहा है कि सचिन पायलट कांग्रेस में इतने लंबे समय से रहे, उनके पिता राजेश पायलट कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, सचिन पायलट खुद बड़े नेता है। सचिन पायलट अपने हाईकमान को क्यों नहीं समझ पाए कि अशोक गहलोत जैसा नेता जो मुख्यमंत्री बन के बैठा है, राहुल गांधी की या किसी भी नेता की इतनी ताकत नहीं कि वो अशोक गहलोत को राजस्थान की राजनीति से हटा सके। तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट अपने आला कमान में बहुत ज्यादा भरोसा किया उन्होंने, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, उन पर भरोसा करते रहे और इस भरोसे बैठे रहे 3 साल की, आने वाले समय में मुझे कुछ मिलेगा। अब ये तय है कि सचिन पायलट को प्रदेश की राजनीति में न मुख्यमंत्री का पद मिलने वाला है, न प्रदेश अध्यक्ष का पद मिलने वाला है। ये बात मुझे लगता है कि जो अभी इनकी बैठक हुई थी 29 मई को जो दिल्ली में बैठक हुई थी, उसके बाद ये साफ कर दिया गया है। सचिन पायलट से कहा गया है कि वो दिल्ली की राजनीति में आ जाए, उनके लिए कुछ बेहतर देखा जाएगा। सचिन पायलट उसके लिए तैयार नहीं है। अगर जाहिर तौर पर दिल्ली की राजनीति अगर करने आते हैं तो कम से कम कांग्रेस के लिहाज से अगर सचिन पायलट सोचे तो बहुत कुछ करने के लिए है नहीं यहाँ पर दिल्ली में। नहीं, अगर मुझे लग रहा है राजस्थान की राजनीति में अगर सचिन पायलट को एडजस्ट करना होता तो 29 तारीख की बैठक के बाद ही घोषणा कर दी जाती कि सचिन पायलट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होंगे और चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मुझे लगता है कि उस बैठक के बाद किसी भी तरह की घोषणा नहीं हुई है कि क्या किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। मुझे ये बहुत साफ लग रहा है कि जिस हिसाब से दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बाद, उसके बाद अब ये बहुत मुश्किल है कि एक म्यान में 2 तलवारें रहेंगी। कांग्रेस के अंदर राजस्थान में दोनों नेता मिलकर नहीं लड़ सकते। भले ही अभी सचिन पायलट ने पार्टी नहीं छोड़ी है, मैं कह रहा हूं अगर अगले विधानसभा चुनाव तक भी सचिन पायलट पार्टी नहीं छोड़ते तभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे इनके दोनों के बीच बहुत घमासान होगा। हाँ, वो भी घमासान दोनों का अलग अलग रास्ता होना है। तो सचिन पायलट के लिए अब बहुत मतलब हाई टाइम है डिसाइड करने के लिए। अब उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है राजस्थान की राजनीति में। अगर उन्हें अपना राजनीतिक दल बनाना तो उन्हें तुरंत निर्णय लेना होगा, क्योंकि 3 से 4 महीने का समय है, उसके बाद राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। तो सचिन पायलट इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि वह अपने अकेले के दम पर पार्टी बना के सरकार नहीं बना सकते। और जिस हिसाब से उन्होंने वसुंधरा पे लगातार हमला बोला है। अच्छा, इस बीच में खबर मैं संजय राणा जी से जानना चाहूंगा, इस बीच में खबर जो आ रही है कि प्रशांत किशोर की जो कंपनी आईपैक, उसने अभी से काम करना शुरू कर दिया है सचिन पायलट की पार्टी के लिए। जो अनशन वगैरह था उसकी रणनीति भी आईपैक बना रही थी। तो जब कोई व्यक्ति पार्टी में रहकर एक कंपनी हायर कर लेकर, खबर सच है, तो ये तो सीधे सीधे बताता है कि सचिन पायलट अब राह अलग करने वाले हैं अपनी कांग्रेस से।
अब प्रखर जी, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं समीर जी की बातों से थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि इनको ये पार्टी 3 साल पहले बना लेनी चाहिए थी। ये बहुत लेट हो गया। जहां तक अभी बात हो रही थी कि हाई कमान, देखिए हाई कमान में खुद ही एक कमान नहीं है, तो हाई कमान कोई अच्युत नहीं रह जाता है, क्योंकि सोनिया जी अलग सोचती है, राहुल बाबा अलग सोचते हैं, प्रियंका जी अलग सोचती हैं, और जितने भी मुख्यमंत्री हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ के ले लीजिए, चाहे हमारे यहाँ के ले लीजिए, कोई किसी की सुन नहीं रहा, वो अपना ढपली अपना राग बजा रहे हैं, और हाई कमान की कोई भी वैल्यू नहीं है। क्या करके भी बदल नहीं सकते कि इतने सशक्त हो चुके हैं ये दोनों नेता। हाई कमान आजकल हाई कमान नहीं रहा। अब आपने जो बात की एजेंसी की, देखिए अगर प्रशांत किशोर जी इनके साथ एसोसिएट हो गए तो एक दिन का खेल नहीं है, काफी महीनों से चल रहा होगा, तभी वो गणित। जब पहला अनशन उन्होंने किया था तो ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी प्लानिंग भी आईपैक ने बनाई थी, उनकी कंपनी ने। बिल्कुल। तो ये एक तरह से अप्रैल में ही ये चर्चाएं और ये गठबंधन एक तरह से या एक डील हो चुकी थी। बिल्कुल, यही मेरा कहने का मतलब ये कि और पहले से हो गई होगी, हो सकता है जनवरी फरवरी से बात भी चल रही होगी, तभी जाके कार्यान्वित हो पाई है अप्रैल में। ये चीज धरातल पे हम लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हमें सूचना मिल रही है। तो हमें तो लगता है कि अगर सूझबूझ बोला जाए तो दो व्यक्तियों ने, मैं एक व्यक्ति को और लाना चाहता हूं, वो है जयंत चौधरी और ये सचिन पायलट। इन दोनों को अपने बल पे चुनाव लड़ना चाहिए था। जयंत चौधरी अगर अपने बल पे उत्तर प्रदेश में लड़ते तो बहुत ज्यादा हो सकता, 10 से ऊपर सीट पाए होते और उनके संगठन भी मौजूद होता। उसी तरह अगर सचिन पायलट साहब हो सकता है चुनाव में कुछ ज्यादा ना कर पाए, लेकिन एक पार्टी के तौर पे, एक नेता के तौर पे आपने कहा कि ज्यादा कुछ ना कर पाए। मैं समीर से जानना चाहूंगा कि 40 से 50 ऐसी सीटें हैं जहां पर गुर्जर समुदाय के बहुत अपना वर्चस्व रखता है और सचिन पायलट का गुर्जर समाज में एक अच्छा प्रभाव है। ये 40 से 50 सीटें हैं, अगर सचिन पायलट मान लेते हैं, वो नई पार्टी बना लेते हैं, उन 40 से 50 सीटों पर अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो राजस्थान के सियासी समीकरण क्या बनेंगे समीर? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर सचिन पायलट खुद की पार्टी बना के लड़ते हैं तो 2013 में जो कर्नाटका में येदियुरप्पा ने अपनी अलग पार्टी बना के किया था कि खुद तो मुख्यमंत्री बन नहीं पाए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया था, कांग्रेस अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाई थी। तो मतलब हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। हाँ बिल्कुल, सचिन पायलट इस बात को जानते हैं कि वो अलग पार्टी बनाने के बाद भी 40 विधायक नहीं जिता सकते। सचिन पायलट गुर्जरों के नेता है और आज के राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट अकेले ऐसा नेता नहीं है कि जो गुर्जरों का सारा वोट ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का भी गुर्जरों में एक बहुत प्रभाव है। मुझे लग रहा है कि सचिन पायलट के लिए अगर पार्टी बना के चुनाव लड़ते हैं तो सचिन पायलट किसी भी स्थिति में 10 के ऊपर विधायक जीतने की स्थिति में आज की तारीख में नहीं, जितना मैं राजस्थान को समझता हूं। हाँ, सचिन पायलट ये जरूर कर सकते हैं कि 50 से ज्यादा एमएलए कांग्रेस के वो हरवा दे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो वोट तोड़ेंगे, मतलब कांग्रेस को लंबा नुकसान पहुंचा सकते हैं। समीर, यहां पर हमें एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है देश के उन समस्त जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा। समय पर अदा किए गए एडवांस टैक्स से आप भी समय पर एडवांस टैक्स अदा करके देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है। किसी भी तरह की कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 जून 2023 तक अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति में आए भूचाल की। और खबर ये आ रही है कि सचिन पायलट 11 जून को एक नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दो खास मेहमान। संजय, हम जो ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे कि कितनी सीटों पर प्रभाव है, गुर्जर समुदाय में प्रभाव है और कहाँ कहाँ वो डेंट कर सकते हैं। अगर राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें, हम माने कि 50 सीटों पर सचिन पायलट का प्रभाव है और ऐसी स्थिति में वो अलग से चुनाव लड़ते हैं, तो ये स्थिति ना केवल कांग्रेस, क्या कुछ हद तक भाजपा के लिए भी नुकसानदेह होगी? देखिए, भाजपा की आज की स्थिति अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डामाडोल है। ऐसा नहीं कि उनके लिए रेड कारपेट बिछा हुआ है और तुरंत जैसे चाहेंगे वैसे जीत जाएंगे। इनको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। सेंटर चाह भी रहा है कि उस पर वर्कआउट किया जाए और वसुंधरा जी को कहीं ना कहीं हमें लगता है, देखिए बहुत दिन से ये हमारा अपना विचार हो सकता है, लोग इससे सहमत हो ना हो, लेकिन वसुंधरा जी को कहीं ना कहीं उनको एक दूसरे नेतृत्व की
जिम्मेवारी देनी चाहिए और नए चेहरे को जरूर राजस्थान को जरूरत है। वो अगर जहां तक सीटों के जीतने की प्रखर बात होती है तो 10 से 15 सीट मैक्सिमम जीत सकते हैं और इससे नहीं जीतेंगे। लेकिन हाँ, ये डेंट दोनों पार्टियों को बहुत ज्यादा करेंगे, सबसे ज्यादा कांग्रेस को करेंगे और दूसरा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान नहीं होगा। देखिए, कुछ जातियां ऐसी हैं अपने देश में जो जातिवाद पे चलती हैं और वो आंख बंद करके देती है, सत्य है माने कोई ना माने। वो जाट है, गुर्जर है, जाट और गुर्जर इनके साथ खड़ा हो जाएगा, जाट नहीं तो गुर्जर तो कंफर्म खड़ा हो जाएगा। क्योंकि भाई उनका एक नेतृत्व करने वाला, उनका एक चेहरा है, उनका एक लाडला हो जाएगा। और जिस तरह से अगर ये वोट का प्रचार डिपेंड करता है, पॉलिसीज क्या होता है, इनकी स्ट्रेटेजी क्या होता है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसका फर्क पड़ेगा। हो सकता है तो 15 से 20 भी सीट हो जाए, लेकिन हाँ, डेंट दोनों पार्टियों को बहुत ज्यादा ये कर सकते हैं, स्पेशली कांग्रेस को ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान वो पहुंचा सकते हैं। समीर, एक बात समझ में नहीं आती है कि ये पूरा जो ड्रामा चल रहा है सोप अपेरा की तरह हो चुका है, जो खत्म ही नहीं हो रहा है। 2020 से हम लगातार देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कभी प्रियंका सामने आती हैं, कभी राहुल सामने आते हैं, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आते हैं। हर बार दोनों को साथ लाया जाता है, कहा जाता है कि भैया अब इस कांग्रेस के अंदर सब कुछ सही हो गया, राजस्थान कांग्रेस में दोनों मिलकर चलेंगे। लेकिन फिर कुछ ही समय गुजरता है, फिर से हो जाता है। 29 तारीख को हमने देखा केसी वेणुगोपाल दोनों को बाहर लेकर आए, दोनों साथ में खड़े रहे, मुस्कुराते रहे और कहा कि अब दोनों मिलकर जो है वो 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कि 2 दिन बाद ही बयान आ गया सचिन पायलट का कि मैं अपने मुद्दे नहीं छोड़ सकता हूं। क्या कमी रह जा रही है आला कमान में कि वो एक राज्य के अंदर ये 2 नेताओं को एक नहीं कर पा रहा है? प्रखर भाई, सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है। आप अगर कांग्रेस की स्थिति देखो तो सभी राज्यों में स्थिति ऐसी रही है। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, ज्योतिराज सिंधिया और कमलनाथ के बीच उठापटक चली तो वो उनके बीच का मामला सुलझा नहीं पाए। आप अभी कर्नाटक में सरकार बनी, आप अभी लेटेस्ट देखिए डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री के बीच में किस तरीके, सिद्धारमैया के बीच किस तरह से मुख्यमंत्री बनने को लेके नाटक चला और किस तरीके से बड़ी मुश्किल से चीजें मैनेज हुई। और डीके शिव कुमार बहुत समर्पित कार्यकर्ता है, इसलिए मैनेज कर गए। आप बाकी छत्तीसगढ़ में देख सकते हो, आप पंजाब में देख सकते हो कि किस प्रकार चन्नी और सिद्धू के बीच झगड़ा होता था, वो वहां मैनेज नहीं कर पाए। तो कांग्रेस के अंदर तो इस तरह की लड़ाइयां प्रादेशिक छत्रपों की तो सब जगह होती है। महाराष्ट्र में अभी भी चल रही है लड़ाई। मुझे लग रहा है कांग्रेस को यह बात बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहिए कि जब सामने भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अनुशासित पार्टी और सबसे कद्दावर नेता उनके पास नरेंद्र मोदी और संगठनकर्ता अमित शाह जैसे नेता हो, उनसे आपको चुनाव में लड़ना हो, तो मुझे लग रहा है उन्हें भारतीय जनता पार्टी से सीख के अपने आप को मजबूत करने के लिए अपने नेताओं के मतभेद को निपटाना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ये जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है, ये राजनीतिज्ञ नहीं है, ये पार्टी को संभाल नहीं सकते। इसलिए मुझे लग रहा है ज्यादा अनुशासनहीनता की हद तो ये हो गई कि पार्टी तय करती है कि अशोक गहलोत जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, इतना गरिमापूर्ण पद था, उसके बाद भी वो इस पद को ठुकरा देते हो। पूरे 3 दिन तक जो ड्रामा चलता है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और एक मुख्यमंत्री अपने पूर्व मुख्यमंत्री को निकम्मा सार्वजनिक रूप से कहता है, इससे बड़ी बात क्या होगी आप बताइए। और खुद अब एक मुख्यमंत्री जो प्रदेश अध्यक्ष रहा है, पार्टी का कद्दावर नेता है, वो अपनी ही सरकार के खिलाफ पदयात्रा करता है, वो अपनी सरकार के खिलाफ अनशन में बैठता है, वो अपनी सरकार के खिलाफ कहता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच नहीं हो रही। मुझे लग रहा है सचिन पायलट इस समय भारतीय जनता पार्टी की भूमिका ज्यादा निभा रहे हैं बनस्पत कांग्रेस के एक नेता के रूप में। संजय, ये एक जानना बात बहुत बड़ी दिलचस्प होगी ये बात समझना, क्योंकि जिस तरह से अभी जिक्र किया समीर ने, उन्होंने कर्नाटक का बताया किस तरह से सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच में हुआ, पंजाब का उदाहरण हमारे सामने, छत्तीसगढ़ का उदाहरण हमारे सामने, बघेल और सिंहदेव के बीच में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं किस तरह से आपसी खींचतान है, इसको स्वीकार किया जा चुका है, मध्य प्रदेश में तो हमने नतीजा देख ही लिया। ये जो हालात कांग्रेस के हैं, उसके बाद क्या इसका असर 2024 के चुनावों पर भी दिख सकता है? मैं 2024 के चुनाव की बात कर रहा हूं, मतलब विधानसभा में जो दिखेगा क्या ये टूटी फूटी और आंतरिक कलह से जूझती हुई कांग्रेस 2024 में सरवाइव कैसे करेगी? देखिए प्रकाश जी, बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए उसका नेतृत्व यानी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग हो। आज अगर आप देखिए किस पार्टी में उठापटक नहीं, हर पार्टी में उठापटक है, गुटबाजी होती है, लेकिन नेतृत्व अगर बहुत स्ट्रांग है तो ये सारी उठापटक और जितने भी खींचतान सब खत्म हो जाती है। बीजेपी में नहीं, बीजेपी में भी है, लेकिन वहां पे नेतृत्व बहुत स्ट्रांग है, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। यहाँ पे क्या है, नेतृत्व ही एकदम नेतृत्वहीन हो चुका है। तो जब यहाँ नेतृत्वहीन हो जाता है, जो भी लीडर, देखिए चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी के चेहरे पे कोई चुनाव जीता गया या प्रियंका गांधी के चेहरे पे चुनाव जीता गया, ये हाथ के पंजे पर उनके लोकल नेता थे, उनके बल पर चुनाव जीता गया।
जब आप अपना चुनाव खुद जीत के आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, आपकी बात करने का तरीका अलग होता है। अभी जिन कृष्ण डी शिव कुमार जी की बात हो रही थी, उनकी मजबूरी है, वो कभी कांग्रेस छोड़ नहीं सकता ना, तब कांग्रेस का कब की टूट गई होती कर्नाटक। रहा 2024 की, देखिए 2024 का चुनाव तो दूर की मतलब होता ना कि सूरज को दिया दिखाने वाले, तो कांग्रेस के लिए तो वही है। देखिए ये सब सोच रहे हैं कि कर्नाटका के चुनाव हम जीत गए हैं तो पूरा एक माहौल बन चुका है। कर्नाटका का समीकरण अगर आपको तो पता ही, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, समीकरण क्या क्या थे और उसका फर्क क्या पड़ा। जो वोटर कर्नाटका में कांग्रेस को वोट दिया वही वोटर 2024 में मोदी जी को वोट देगा। तो जो 2018-2019 में हुआ था, बिल्कुल ये आपने देखा है, और वो हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था, वो हमने राजस्थान में भी देखा था, वो हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा था कि 2018 के नतीजे विधानसभा के कुछ और थे और 2019 के और थे। फिलहाल हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम ये चर्चा करेंगे कि इस सब जो घटनाक्रम राजस्थान का चल रहा है और कांग्रेस में जो चल रहा है उसका विपक्ष की एकता पर भी क्या असर पड़ सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है देश के उन समस्त जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा। समय पर अदा किए गए एडवांस टैक्स से आप भी समय पर एडवांस टैक्स अदा करके देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है। किसी भी तरह की कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 जून 2023 तक अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति की, जहां पर एक कयास लगाए जा रहे हैं कि 11 जून को सचिन पायलट एक नई पार्टी बना सकते हैं। समीर हमारे साथ हैं। समीर, हम ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे कि किस तरह के राष्ट्रीय समीकरण बनेंगे, इसमें एक बहुत बड़ा मसला विपक्ष की एकता का भी है। नीतीश कुमार लगातार मुहिम चला रहे हैं विपक्षी एकता की, और इस स्थिति में कांग्रेस जो है वो उसका दावा है कि उसको 350 से ज्यादा सीटें मिलना चाहिए। लेकिन अगर सचिन पायलट बगावत कर देते हैं किसी वजह से और कांग्रेस में दो फाड़ हो जाता है राजस्थान में, तो जो कांग्रेस की बार्गेनिंग पोजीशन जो विपक्षी पार्टियों के सामने है कि हमें 350 सीट मिलना चाहिए, उस स्थिति में जब आपकी ही पार्टी में टूट फूट हो रही होगी तो बाकी विपक्षी दल 350 सीट देने के लिए क्यों आपको तैयार होगी? क्योंकि वो आपको सिर्फ 250 सीट देना चाहते हैं। क्या लगता है तब क्या स्थितियां बनेंगी? देखिए, मुझे लग रहा है विपक्ष का भी पूरा ध्यान आने वाले चुनाव के ऊपर है। जो अभी 4 महीने के बाद मध्य प्रदेश में, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव होने जाने वाले। तो मुझे लग रहा है अगर इन राज्यों में कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन करती है, अगर मान लिया जाए कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार बना लेते हैं, मध्य प्रदेश में आपको लगता है बना पाएंगे जो स्थितियां बन रही है उसके? या आउट ऑफ किसी स्थिति में नहीं बनने वाली है। लेकिन विपक्ष अभी ये देख रहा है कि अगर इन 3 राज्यों में कांग्रेस अगर बेहतर प्रदर्शन करती है तो कांग्रेस की बार्गेनिंग ताकत बढ़ेगी। कांग्रेस कहेगी कि देखिए राजस्थान हमने बचा लिया, मध्य प्रदेश में हमने सरकार फिर से बना ली, छत्तीसगढ़, तीनों राज्य हमने अपने रखे हैं हमारे पास, तो वो बार्गेनिंग कर सकता है। लेकिन विपक्ष कभी नहीं चाहेगा कि प्रादेशिक स्तर पर कभी भी कांग्रेस मजबूत हो। जी बिल्कुल। सभी में समय का अभाव, एक आखिरी सवाल एक बहुत संक्षेप में संजय से जानना चाहूंगा कि संजय, जो स्थितियां बन रही है, क्या कांग्रेस की बार्गेनिंग पोजीशन विपक्ष के खेमे में इससे कमजोर हो रही है? देखिए, इससे भी कमजोर हो रही है और आने वाले समय में भी कमजोर होगी। देखिए, जब तक अगर कांग्रेस 140 की सीट आसपास नहीं जीतती, उसकी बार्गेनिंग पावर खत्म, उसके बाद वो बार्गेनिंग नहीं कर सकते। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 0 पे है, बंगाल में 0 पे है, आप बिहार देख लीजिए क्या हाल है, आप MP देख लीजिए क्या हाल है। देखिए, इनके पास अगर लड़ने के लिए जगह है तो सिर्फ साउथ है। साउथ में 139 सीट है, उसमें से इनके पास कितनी है? तो बार्गेनिंग पावर तो इनके पास तो है ही नहीं। ये तो डिपेंडेंसी, एक तरह से अमर बेल कहा जाता है, वो दूसरों के ऊपर आकर्षित है कि भैया हमें पालन पोषण करते रहो, हमें खिलाते रहो, जो भी सीट दोगे उस पर अपना काम कर लेंगे। लेकिन उसके बाद भी जो कांग्रेस की जो बिग ब्रदर की जो मानसिकता है वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। समय का वाली है ना, तो कैसे बदल सकते? हाँ, तो आप जानते हैं, चर्चा अभी और भी हो सकती है इस विषय पर, लेकिन समय का अभाव है, हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए DD न्यूज।